बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खेलों की खबरें और ताज़ा तरीन तजदीयों के साथ इस वक्त मैं आपका होस्ट मुश्तबा हसन। आज प्रोग्राम में बात करेंगे क्रिकेट की और अपने कौमी खेल हॉकी की। इस वक्त मलेशिया के शहर इपो में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जारी है। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। 4 मैच खेले अब तक, 3 मैच में जीत के बाद 1 मैच ड्रॉ किया है और इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद है और फाइनल के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार भी हैं। पाकिस्तान ने आज खेले जाने वाले मैच में कनाडा को 4 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी बात करेंगे आज मजीद हम। इसके अलावा बात करेंगे मोहम्मद आमिर, जो अभी तक आयरलैंड के वीज़े के मुंतज़िर हैं और एज द थिंग स्टैंड्स ऐसा लग रहा है जैसे कि मोहम्मद आमिर आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की, जो अभी तक पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप के लिए जिसने जाना है उनका अभी तक ऐलान नहीं कर सकी। इसके अलावा दौरे इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए जो बात करेंगे, 18 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। इसमें आमिर, जमाल और मोहम्मद हारिस शामिल नहीं है, जबकि हसन अली टीम में शामिल है हैरान कुन तौर पर। इसके अलावा वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस की बात करेंगे। जैसन गिलिस्पी रेड बॉल कोच, वाइट बॉल कोच के T20 और ODI के लिए गैरी क्रिस्टन का नाम सामने आया, जो कि इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सवाल सफ़ीर अब्बासी, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। 30वां अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट इस वक्त मलेशिया में जारी है। तो सब देखें, अब जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था तो कितने मुश्किलात, माली मुश्किलात, माशी मुश्किलात थी। उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस क्या समझते हैं आप? थैंक यू मुश्तबा, आपने शो में अगेन मदू किया। मुझे याद पड़ रहा है कि अजलान शाह टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान की हॉकी टीम जब जाना चाह रही थी मलेशिया, तो 2 दड़े भी बने थे। हमने उस पर जो है वो यहाँ गुफ्तगू भी की थी। और इसके साथ साथ जो प्लेयर्स से इस्लामाबाद में जो कैंप लगा हुआ था, वहाँ जो प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। तो वो खासे नफसियाती तौर पर मुझे मुतासिर भी दिखाई दिए, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई एक छतरी ना हो, 2 मुख्तलिफ दड़े बने हों और कोई प्लेयर ये यकीनी तौर पर नहीं मैं कह सकता था कि कौन सा ग्रुप जाएगा, किस तरह वहां पहुंचेंगे, काफी सारे मसाइल थे, आखिर तक फाइनल नहीं था कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो उस दौरान मैंने सोहेल अब्बास, जो ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया हॉकी के एक अजीम जो है वो खिलाड़ी गुजरे हैं जी, उनसे मैंने इस हवाले से गुफ्तगू की एक स्टोरी के सिलसिले में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस बार जो पाकिस्तान की हॉकी टीम है उसमें एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का भी बंच है और यंग एनर्जेटिक प्लेयर्स भी मौजूद हैं, और उनके बकौल इस बार पाकिस्तान की टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेगी। और स्टैट्स अगर देखें, अगर ऑन पेपर पाकिस्तान हॉकी टीम को देखें, तो इस वक्त लड़के जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और तभी हमने देखा कि पहला मैच भी हमने मलेशिया को हराया, जो होम साइड थी, 5-4 के वहां पर मार्जिन था। दूसरा मैच भी हम जो है वो अच्छे मार्जिन से जीते। फिर जापान के खिलाफ ड्रॉ हो गया और आज फिर कनाडा को पाकिस्तान ने शिकस्त दी। आज तो पाकिस्तान 2-0 था, एक वक्त खसारे 2 गोल के खसारे में था, लेकिन उसके बाद कमबैक किया। यही चीज हमने मलेशिया के लिए कमबैक किया। तो ये कमबैक करना एक बहुत अरसे बाद टीम में नजर आ रहा है। एग्जैक्टली जो आपकी डिफेंसिव माइंडसेट होता है मुझे, जब क्रिकेट में भी हम बात करते हैं तो जो डिफेंसिव माइंडसेट है वो समटाइम्स आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता। पाकिस्तान की यहाँ पर जो हॉकी टीम की अप्रोच रही है वो अटैकिंग माइंडसेट के साथ गए। उसने जो मुखालिफ टीम पर अटैक किया है, उनका यही जो अप्रोच थी, यही हमें फर्क नजर आया और इसी की वजह से पाकिस्तान ने अपने इस सोच के पीछे आपका जो नए कोच हमारे ओल्टमैन्स, उनका कितना किरदार हो सकता है? जो नए कोच हैं, बिल्कुल वो माजी में भी जो है वो पाकिस्तान के साथ कोचिंग करते रहे हैं और दुनिया हॉकी में उनका एक बड़ा नाम है। तो डेफिनेटली जब ऐसा आपके साथ मेंटोर हो, कोच हो, तो उसकी वजह से जो प्लेयर्स की कारकर्दगी है उसको एक बूस्ट अप मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस कुड बी द रीजन कि पाकिस्तान हॉकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो प्लेयर्स जब ग्राउंड में जाते हैं, जिस जज्बे के साथ, जिस हिकमत अमली के साथ खेलते हैं, जो प्लान होता है वही एग्जीक्यूट अगर हो जाए तो फिर आपको जीत मिलना शुरू हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान हॉकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्लान पर पूरा उतरते हुए दिखाई दे रही है। और तभी हमने देखा कि अभी तक पाकिस्तान को कोई टीम हरा नहीं सकी। और अब न्यूजीलैंड के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक पाकिस्तान का बिल्कुल आखिरी मैच है, टफ कंपटीशन, और उसमें भी देखेंगे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रहेगी। लेकिन अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त रही है, नो डाउट। बिल्कुल। अगला मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ है। 10 मई को दिन 1 बजे मैच खेला जाएगा और उसके बाद फाइनल्स का मरहला स्टार्ट हो जाएगा। तो एक आखिरी सवाल हॉकी के बारे में अगर पूछूंगे, फॉरेन कोच ओल्टमैन और इससे पहले शहनाज शेख पाकिस्तान के लोकल कोच, हालांकि वो भी अपने टाइम के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, तो क्या फर्क है उनके होते हुए और अब फॉरेन कोच करते हुए, क्या टीम पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए मुझको जो पाकिस्तान की कोई भी जो स्पोर्ट्स है
उसमें अगर आपका डोमेस्टिक लोकल कोच होता है तो उसका मेरी नज़र में फ़ायदा प्लेयर्स को इस हवाले से ज़्यादा होता है क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता, दोनों प्लेयर्स भी और कोच भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते होते हैं। तो वैसे बेनिफिट तो होना चाहिए लोकल कोच से, लेकिन जो फॉरेन कोच हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, हॉकी में हो या किसी और गेम में हो, वहाँ पर स्पोर्ट्स में हो, वहाँ पे एक चीज़ जो मैटर करती है, जो बाहर का कोच होता है उसकी जो अपनी एक हिकमत अमली होती है, जो अप्रोच होती है, जिस कंट्री को उसने रिप्रेजेंट किया होता है। तो अक्सर जो बड़े ममालिक की टीम्स हैं वो एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाती हैं और उनकी बड़ी मेच्योर और सॉलिड उनके होम में उनको माहौल मिलता है। तो वही अप्रोच और हिकमत अमली अगर किसी उसमें थोड़ी सी अगर अथॉरिटी की बात की, लोकल कोचेज होते हैं उनको उस तरह अथॉरिटी नहीं दी जाती। इसी तरह मिसबाह उल हक को देखा हमने क्रिकेट में। अब लेकिन जब बाहर की कोचेज आते हैं तो उनकी अथॉरिटी और होती है। आपने पास में देखा तो ये एक फर्क। दुरुस्त बात है, जब बाहर के कोचेस को आप अपनी मुकम्मल टीम में लाते हैं आते हैं तो वो ऐसे ही आ भी नहीं जाते। उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बाकायदा उसमें एसओपीज में जहाँ तक फाइनेंशियल चीजें होती है तो दीगर अथॉरिटी से लेके उनको इख्तियार कौन कौन से होंगे तो सारी चीजें होती हैं। तो मैं जो जिक्र कर रहा था कि बुनियादी तौर पर जो जिस माइंड सेट का कोच आप जिस मुल्क से लाते हैं तो फिर वही हिकमत अमली माइंड सेट प्लेयर्स में वो लेकर आता है। तो इससे आपकी जो टीम होती है उस पर मस्बत असर पड़ता है। और इसीलिए पाकिस्तान की जो हिकमत अमली रही है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, इनकी कोशिश ये रहती है कि हम कोई बाहर से कोच लेके, हालांकि बाहर से कोच पाकिस्तान जो हॉकी फेडरेशन है या क्रिकेट बोर्ड होता है उन पर भारी जरूर पड़ता है, लेकिन इनके जो स्टैट्स हैं वो यही बताते हैं कि जब फॉरेन कोचेस ही पाकिस्तान की टीम के साथ रहे तो उसी दौरान पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी को देखते हुए मेरे ख्याल से क्रिकेट ने भी फॉरेन कोचेस को किया। टेस्ट क्रिकेट के लिए हमने जेसन गिल्स्पी का नाम सुना, ओडीआई और T20 के लिए गैरी क्रिस्टन वो कोच हैं जिन्होंने इंडिया को भी 2011 में वर्ल्ड कप जितवाया। तो इस साल पाकिस्तान के लिए वो कोचिंग करेंगे। तो क्या समझते हैं कि गैरी क्रिस्टन के आने से T20 में जो आने वाला वर्ल्ड कप है कितना फर्क पड़ेगा? गैरी क्रिस्टन नो डाउट एक बड़ा नाम है, बड़ी टीम्स के साथ उन्होंने कोचिंग की है, खुद भी जो है वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ उनका बैकग्राउंड है। तो मेरी नज़र में इसका मस्बत असर तो पड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो कोचिंग स्टाफ है क्रिकेट में उस पर अगर मैं तबसरा करूं तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस या लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आगे चलना पड़ेगा। किसी एक मैच या किसी एक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के बाद हम जो कोचेस चेंज कर देते हैं, इसका प्लेयर्स की कारकर्दगी पर, टीम की कारकर्दगी पर अच्छा असर नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया से जो गिल्स्पी हैं या क्रिस्टन हैं, दोनों एक अच्छा बॉलर थे, दूसरे बैट्समैन थे, ऑलराउंडर थे। तो दोनों की ये जो स्किल्स हैं इसका भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये होती है कि जब कोचेस एक उनका क्रिकेटिंग जो कैरियर होता है उससे हटकर जो कोचिंग का उनका जो एक्सपीरियंस होता है, जो कोचिंग के उन्होंने कोर्सेज किए होते हैं और एक्सपीरियंस जो उनका होता है इंडिया के साथ काम करना, फिर आईपीएल में अभी भी वो एक टीम के बैटिंग कोच हैं। तो दोनों जो प्लेयर्स हैं, दोनों जो ये कोच आ रहे हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अपना कैरियर रहा है और जो उनका मुख्तलिफ टीम के साथ जो तजुर्बा है, मैं समझता हूँ कि उसका एक मस्बत इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी आना चाहिए। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट ये ज्यादा फायदेमंद तभी होगा जब हम कोई भी कोच लाते हैं तो उसको थोड़ा टाइम दें एक टूर्नामेंट। अच्छा, या देखा जाए कि अभी वर्ल्ड कप में चंद माह भी बाकी नहीं, कुछ दिन बाकी हैं, तो अभी तक टीम का ऐलान नहीं हो सका। क्या आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज के बाद ऐलान किया जाएगा? तो इतना लेट ऐलान करने का क्या मकसद है उसके? बाकी टीमों ने आपने देखा ऐलान कर दिया अपनी टीम का। बाकी जिन टीम्स की अनाउंसमेंट हुई है उनके कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे बने हुए हैं। अगर हम इंडिया में होने वाले 2023 के वर्ल्ड कप का जिक्र करें, उससे पहले एशिया कप भी था, तो उस वक्त पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ था और मेरे ख्याल में हमने महीना या 1.5 माह पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि यही एशिया कप की टीम खेलेगी, वही वर्ल्ड कप में जाएगी। उस वक्त हमारी टीम वेल बैलेंस थी और ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारी प्लेइंग 11 भी होती थी वो भी एक दिन पहले हम अनाउंसमेंट उसकी कर देते थे। तो ये एक अच्छा आगाज था। लेकिन फिर यही टीम थी जब उसने इंडिया के खिलाफ एशिया कप में जो एक पाकिस्तान मैच हारा, उस मैच हारने के बाद फिर वर्ल्ड कप में भी हमारी जो परफॉर्मेंस थी, तो उसके बाद हमारी टीम बुरी तरह मुतासिर हुई है। और आज ये आपने कहा कि वजह क्या है, तो सबसे बुनियादी रीजन ये कि हमें अभी नहीं पता कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। होम सीरीज थी न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ, तो उसमें हम जीत नहीं सके, ये ड्रॉ होगी सीरीज। तो यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी फैसला नहीं कर सकी। और दूसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड ये देखना चाहता है कि मजीद जो 3 मैचेस आयरलैंड के साथ हैं, 4 इंग्लैंड के साथ हैं, तो वहां से भी जो पाकिस्तान की टीम की आउटपुट होगी, कारकर्दगी होगी, वो भी मेरे ख्याल में मैटर करेगी और तभी जाकर ये अनाउंसमेंट करेंगे। क्योंकि अभी तो हमारे साथ पास उस तरह का सेट कॉम्बिनेशन नहीं है, ओपनर्स कौन होंगे, वन डाउन कौन आएगा, बॉलिंग में कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। कॉम्बिनेशन की बात को थोड़ा आगे करें तो मोहम्मद रिजवान, सैम अयूब और बाबर आजम और सैम अयूब ने ओपनिंग जोड़ी की है। मोहम्मद रिजवान के वापस आने से और गैरी क्रिस्टन के आने से, गैरी क्रिस्टन क्या बाबर आजम को नीचे के नंबर पे खिलाने के लिए आमादा कर लेंगे? ये तो डिपेंड करता है कि उनकी इस हवाले से उनका नुक्ता नजर क्या है, वो किस अप्रोच से इस सारे मामले को देखते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक सॉलिड जो है वो ओपनर्स की पार्टनरशिप चाहिए, स्ट्राइक रेट अगर उनकी नज़र में ज़्यादा मसला नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ ही जा सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप एवरेज के एतबार से तो ये जोड़ी पाकिस्तान के लिए अच्छी रही है। ऑन द अदर एंड अगर वो ये समझते हैं कि पहले जो 5-6 ओवर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम यूटिलाइज उन ओवर्स का अगर करना चाहती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और दूसरी टीम को बैक फुट पर करना चाहती है, तो फिर उनके पास एक ये ऑप्शन होगा कि हम साइम अयूब को रिजवान की जगह पे खिला कर देखें। तो अब डिपेंड करता है कि कोच किस हवाले से आगे बढ़ता है। लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है, क्योंकि साइम अयूब को हमने मौका भी दिया है, तो मेरे ख्याल में साइम अयूब के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर साइम अयूब को वो पोजीशन नहीं मिलती तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं और वो सेट हो सकेंगे। यही मसला मोहम्मद हारिस के बारे में बाबर आजम ने कहा कि उसको मौके तो मिले, लेकिन अब क्योंकि सैम अयूब भी है, बाबर आजम खुद है, मोहम्मद रिजवान है, तो इस वजह से मोहम्मद हारिस की जगह टीम में नहीं बनती। आमिर जमाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो T20 के इतने अच्छे प्लेयर नहीं, उनको मजीद टाइम चाहिए। टेस्ट के नो डाउट अच्छे प्लेयर है, लेकिन T20 के लिए उनको अभी मजीद वक्त दरकार है। हालांकि उनके सिलेक्शन कमेटी जो भी 18 रुकनी है उसमें काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आमिर जमाल कितनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी टीम में नहीं रखा गया। आप क्या समझते हैं, आमिर जमाल, मोहम्मद हारिस, इनको टीम होना चाहिए इन प्लेस ऑफ हसन अली? देखिए, पहले मोहम्मद हारिस की बात कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस नो डाउट एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन उनको अभी तक जो चांसेस मिले हैं, गो कि इनफ चांसेस अभी नहीं है, लेकिन अभी तक के जो चांसेस हैं उसमें उनकी अवेल नहीं कर सकते, खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही। तो यही रीजन है कि जब साइम अयूब भी आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा फर्क करना मुश्किल हो जाता है। गो कि मोहम्मद हारिस विकेट कीपर भी हैं, तो विकेट कीपर बैट्समैन का हमेशा एज हासिल होता है, लेकिन चूंकि उनकी उस तरह से परफॉर्मेंस रही नहीं है, तो फिर साइम अयूब का भी हाल ही में इंक्लूजन हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, अच्छा टैलेंट है, तो इस वजह से मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बन पा रही। आमिर जमाल का जहां तक जिक्र है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास होता है, माजी में अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के एक बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं, फिर फेम अशरफ भी आए, लेकिन उस तरह से कोई बड़ा नाम पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं कर सका। ऑन द अदर एंड इंडिया के पास हार्दिक पांड्या हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास काफी ऑलराउंडर हैं, इंग्लैंड के साथ सारी जो बड़ी टीम्स हैं उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना जरूरी है। लेकिन आमिर जमाल ठीक है, अभी उन्होंने कुछ T20 में शायद अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या डोमेस्टिक पे, लेकिन ऐसे प्लेयर्स जो हैं उनको डेवलप करना भी तो बोर्ड का काम होता है। मेरी नजर में आमिर जमाल को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा देना चाहिए था, और उन पर अगर काम हो तो वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। ही गॉट पेस, इसके अलावा अब वो बैटिंग में भी एग्रेशन उनको दिखाना आता है, जो है वो ग्रीज का एग्जीक्यूट अच्छी तरह वो कर सकते हैं, तो उन पर काम होना चाहिए। लेकिन बाबर आजम का जो ये बात है कि अभी तक कुछ वो मुतासिर नहीं कर सके आमिर जमाल, तो क्योंकि अभी तो उनको चांसेस नहीं मिले, तो उसकी बिहाफ पर तो आप कह सकते हैं, लेकिन जब आप प्लेयर को किसी बनाते हैं तो फिर आपको उस प्लेयर को टाइम देना पड़ता है, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि वो आपको पे बैक कर सके। अच्छा, हसन अली के बारे में काफी मीम्स आ रही हैं कि बाबर आजम की वजह से उनको टीम में रखा गया। आप क्या समझते हैं? बाबर आजम का कहना है कि वो 15 रुकनी स्क्वाड में हिस्सा नहीं है, वो हारिस रऊफ का बैकअप है, अगर हारिस रऊफ इनकेस नहीं आते तो फिर हसन अली आते हैं। तो आप क्या समझते हैं बाबर आजम के इस बयान को कैसे देखते? अगर वाकई में ऐसा है, जहां तक मुझे लगा वो तो 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन अगर हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर हारिस रऊफ हसन अली पर जो है वो उनको बर्तरी हासिल होगी, प्रेफर उन्हीं को करेंगे। हसन अली की परफॉर्मेंस से 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2016 में इनका जो डेब्यू था या 17 में, उस वक्त इनकी कमाल परफॉर्मेंस थी, वेरिएशन बड़ा अच्छा करते थे। अभी तक ऐसी कोई परफॉर्मेंस एग्जैक्टली वो तसल्सल नजर नहीं आया अच्छी परफॉर्मेंस का। वेरिएशन इनके बहुत अच्छा था, पेस अच्छा था, जान मारते थे खेलते हुए। लेकिन अब जो हालिया उनके साल रहे हैं उसमें हसन अली की उस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एहसानुल्लाह हमारे इस वक्त इंजर्ड हैं, जमान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो ओपनिंग जो है बॉलर नहीं है, तो अगर वो दो अवेलेबल थे तो मैं समझता हूँ कि हसन अली की जगह उनको रखना चाहिए था। लेकिन फिर थर्ड ऑप्शन अगर देखें, हारिस रऊफ अगर ठीक नहीं होते तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास कोई
उस तरह से एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हसन अली को थोड़ा सा फेवर एक्सपीरियंस, तो फिर उनके बारे में कहा जाता है कि 2-4 वो छक्के भी आगे लगा लेते हैं, तो ये भी एक जो है वो वजह बन सकती है। लेकिन हारिस रऊफ अगर अवेलेबल रहेंगे तो फिर हसन अली की जगह मुझे स्क्वाड में नजर नहीं आ रही। अगर उनके साथ कोई इशू रहता है फिटनेस का तो फिर डेफिनेटली हसन अली को जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल जी नाजरीन, यही था हमारा आज का प्रोग्राम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।